हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको 8th क्लास की बुक का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में लेसन 1 पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो आपने देख ही लिए होंगे और उनको आपने प्रैक्टिस भी की कर ली होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड चैप्टर में आपको समझाती हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आप कभी भी दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े और आप एक ही बार में इस चैप्टर को समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है 8th क्लास का, वो उसका जो नाम है चैप्टर 2 का, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि जो ब्रिटिश सेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की थी इंडिया में आके, तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किया उन्होंने इंडिया में आकर। उन्होंने भारत में वो छोटी सी कंपनी को बनाने के लिए आए थे, व्यापार करने की, छोटी सी कंपनी से अपना व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना साम्राज्य स्थापित कैसे किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी, जरा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपको समझ आ जाए। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी कि जो मुगल बादशाह थे ना, मुगल में बहुत सारे बादशाह बने थे, मतलब राजा बने थे। उसमें जो औरंगजेब नाम का राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी कि जो वो थे राजा औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया था, वर्तमान भारत, जो आज जो भारत है हमारा, इंडिया है, बहुत बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मतलब बहुत बड़े हिस्से पर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। इसका क्या मतलब है कि 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे। जमींदार मतलब वही जो उनके पास जमीन होती, जमीन के मालिक होते हैं, उसे कहते हैं जमींदार। जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि औरंगजेब सबसे आखिरी मुगल बादशाह था और सबसे शक्तिशाली शासक था मुगल साम्राज्य का। तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, जो जमींदार है वो समझने लग गए और सूबेदार समझने लग गए कि हम बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। किसने? जो जमींदार थे और सूबेदार थे, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें, मतलब अपना अधिकार स्थापित करने लग गए थे। वो जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे विभिन्न भागों में वो ताकत अपनी स्थापित करने लगे, सूबेदार और जमींदार, और क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, यानी कि जो उनका अधिकार वो स्थापित करने लगे हर क्षेत्र पे, तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकती। मतलब दिल्ली पे भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो इसका मतलब प्रभावी दिल्ली नहीं रही। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी यानी कि 1800 से 1900, अगर 1900 के बाद में होता है तो 19वीं सदी होता है। 18वीं सदी जो थी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी में क्या हुआ कि राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? क्या आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो क्यों आए थे भारत? छोटी सी व्यापारिक कंपनी को
स्थापित करना चाहते थे, छोटी सी व्यापार करना चाहते थे कंपनी के द्वारा, छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ वो व्यापार करना चाहते थे यहाँ और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो अधिकार स्थापित नहीं करना चाहते थे, पर एक दिन में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंजेस आया उनके मन में, क्या हुआ कि अंग्रेजों के कि वो पूरे साम्राज्य के स्वामी बन गए, राजा बन गए, पूरे पूरे भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, सब मतलब मालिक बन गए। तो चलिए आगे चलते हैं, आप समझेंगे चैप्टर में हम। अभी चित्र 1 में जो आप देख रहे हैं, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद, ये गलत हो गया, थोड़ा इरेज कर देती हूँ इसको, एक सेकेंड। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, यानी कि जो औरंगजेब बादशाह था वो सबसे शक्तिशाली था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे शक्तिशाली राजा थे औरंगजेब, इतनी ताकतवर तो कोई था नहीं। तो उसके बाद राजा की जो जरूरत होगी ना, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, जब विद्रोह समाप्त हो गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को मार दिया, उनके बेटे को भी उनके सामने ही मार दिया था। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। आगे चलते हैं। अब जो हमने ये पढ़ा, फर्स्ट पेज में जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन में आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको कीवर्ड्स के तौर पे आपको याद रहे। जैसे कि औरंगजेब ने क्या किया था, जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा दी, आपको याद रहे, सिंपल था। ये जो औरंगजेब था, एक का मतलब मैंने औरंगजेब लिखा है, आखिरी मुगल बादशाह था। 1760 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो 18वीं सदी में इसके बाद क्या हुआ था, 18वीं सदी में अंग्रेज क्या थे, शक्तिशाली बन गए थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे अंग्रेज। मुगल बादशाह के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज शक्तिशाली बन गए थे। पर सबसे पहले क्या हुआ था, अंग्रेज प्रारंभ में क्या करने आए थे इंडिया में, छोटी व्यापारिक कंपनी को स्थापित करने आए थे। इलाकों पर कब्जे में दिलचस्पी नहीं थी अंग्रेजों की, ये तो मैंने आपको बात बता दी। शुरू में जब अंग्रेज भारत आए थे तो क्या था, छोटी व्यापारिक कंपनी को करने के लिए भारत आए थे, वे छोटा सा व्यापार करने के लिए आए थे। इस कंपनी छोटे से व्यापार के द्वारा अपनी कंपनी चलाना चाहते थे और इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर उसके बाद क्या हुआ था, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। 1857 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और फिर विद्रोहियों ने क्या किया था, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करा था जनता ने, क्योंकि वो अपने राजस्व देना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे हमें राजस्व दे देना पड़े, टैक्स दे देना पड़े। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था, क्योंकि वो चाहते थे टैक्स ना देना पड़े, ब्रिटिश सरकार चाहती थी।
पर जो दूसरा जगह अब कोई भी राजा है वो तो चाहेगा कि टैक्स होना चाहिए, ये जो ब्रिटिश सरकार से उसे टैक्स तो देना चाहिए ना, सबके लिए एक ही रूल होने चाहिए। अब जो राजा की जो प्रजा है वो टैक्स देती है, तो ऐसे ब्रिटिश कौन से अलग अलग लोग हैं, ब्रिटिश भी एक जनता की तरह ही लोग हैं। पर ब्रिटिश सरकार इस बात से नाराज थी। तो फिर विद्रोह जब खत्म हुआ तो तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जफर को देश छोड़ने को कहा, मजबूर करते थे, समझ में आपको बताया, और उनके बेटों को मार दिया था उनके सामने जब विद्रोह खत्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड पेज में हम अब आगे पढ़ते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये किस चीज का, 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। 18वीं सदी में जो भारत में व्यापार करने आए थे ना, ब्रिटिश हो गए, पुर्तगाली, डच, जो भी आए, फ्रांसीसी आए, कैसे कैसे आए, आपको दिख रहा होगा मैप में। ये मार्ग बना हुआ है, ये तटीय स्थान जो होते हैं और समुद्री मार्ग के द्वारा कैसे कैसे भारत आए, वास्को डी गामा हो गया, कैप ऑफ गुड होप हो गया, सेंट हेलेना, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रिटिश आइसलैंड, अफ्रीका, बम्बई, मद्रास, भारत, कलकत्ता और कैटोन। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व मतलब इंडिया के पूर्व क्षेत्र में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में कैसे आई थी, पूर्व में ही आता है ना इंडिया से। ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। सन 1600 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो इंग्लैंड में थे, रहते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे हम कहते हैं, 1600 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में जो रानी एलिजाबेथ थी, महारानी वहाँ की उस टाइम पे, उससे उन्होंने क्या मांग, किस बात की इजाजत मांगी कि हम पूरब में व्यापार कर सके, यानी कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल जाए, एकाधिकार। तो पूर्व में जो देश है यानी कि भारत हो गया, तो उन्होंने इस चीज का अधिकार मांगा। तो फिर क्या हुआ था, रानी थी जो एलिजाबेथ जिसका नाम था, रानी एलिजाबेथ, उन्होंने इस बात के लिए मान लिया और उन्होंने अपने अधिकार दे दिया। पर इस जो अधिकार में यह लिखा गया था कि वो और कोई जो भी लोग हैं उनके विद्रोही कोई भी इस व्यापार में शामिल नहीं हो सकते, मतलब उनका व्यापार अकेला उनका ही होगा। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, मतलब अगेंस्ट नहीं खड़ी हो सकती, कंपैरिजन नहीं कर सकती, अकेले ही उनके अगेंस्ट कोई नहीं होगा, मतलब इंग्लैंड से कोई भी उनके अगेंस्ट व्यापार नहीं कर सकता। इस चार्टर मतलब चार्टर जो है, ये चार्टर में ये इजाजतनामा लिखित तौर पर दे दिया गया था। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। इसका क्या मतलब है कि जो इस चार्टर के सहारे जो कंपनी थी, ये जो चार्टर उन्हें मिला था, इजाजतनामा जो मिला था, तो कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, पूर्व में जो इलाके हैं उन्हें खंगाल सकती थी और व्यापार कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने चार्टर पर इजाजतनामा ले लिया था। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब अंग्रेजों ने तो यही किया था ना, सस्ते दामों से चीजों को खरीदकर, पूर्व में जो भी देश है भारत से, तो ये किया था भारत में कि सस्ते दामों पर चीजों को खरीदते थे, यानी कि स्वदेशी चीजें जो हमारे भारत की है, और यूरोप में ऊंची दामों पर उन्हें बेचते थे ताकि उन्हें फायदा हो सके और वे आगे बढ़ सके। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, यानी कि कंपनी को किसी ये तो था नहीं कि दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी
उनके साथ कंपैरिजन करेगी, या कोई कंपटीशन में कोई है प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी उनके अंदर। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्य मतलब व्यापार करने वाली, वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस जमाने में मतलब व्यापार करने की जो व्यापार करना कैसे होता था अच्छी तरीके से, कि प्रतिस्पर्धा ना हो, मतलब अगेंस्ट कोई भी खड़ा ना हो व्यापार के लिए, तो ही मुनाफा कमा सकती थी कोई भी कंपनी। इसीलिए उन्होंने चार्टर में ये ये शर्त रखी थी कि कोई भी कंपनी उनके अगेंस्ट व्यापार ना कर सके। अगर कोई जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। प्रतिस्पर्धी मतलब उनके विरुद्ध कोई कंपनी खड़ी ना हो तो तभी वो ऊंचे दाम पर बेच सकती थी उस सामानों को। अब वाणिज्यिक का क्या मतलब है? वाणिज्य किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। वाणिज्य का मतलब क्या है? जिसमें क्या होता है, ऐसा व्यवसाय होता है, एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम कार्य जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा दामों पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। लेकिन ये शाही दस्तावेज जो चार्टर था, वो दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब ऐसा तो नहीं सकता ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरब के जो देश है वहाँ पे व्यापार कर सके और कोई कंपनी ना कर सके, और कोई इंग्लैंड के लोग ना कर सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए जब तक इंग्लैंड के जहाज थे अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे। वही जो मैंने बताया कि जब जहाज के द्वारा व्यापार किया जाता था, जब इंग्लैंड के जहाज जो जाते थे अफ्रीका के पश्चिम से के तट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप, जो आपने मैप में देखा ये नाम, का चक्कर लगा के हिंद महासागर पार करते, तब क्या होता था? पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि पुर्तगाली भी व्यापार करने के लिए भारत में पश्चिमी तट पर आने लग गए थे। तो उसमें से आपको पता है वास्को डी गामा भी था पुर्तगाली। जब इंग्लैंड के लोग जहाज से अपना व्यापार करते थे, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाली। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। यानी कि इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, उसने 1498 में पहली बार भारत से समुद्र के द्वारा व्यापार किया जाता भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था, रास्ते का पता लगाया था, समुद्री रास्ते का कि कैसे आ सकते हैं उसका पता लगाया था वास्को डी गामा। पहला समुद्री यात्री था वास्को डी गामा पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच जो थे वो हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। पहले क्या है? पुर्तगाली वास्को डी गामा आया, उसने समुद्री मार्ग खोज निकाला था सबसे पहले। उसके बाद डच आए, हिंद महासागर से आए, वो वे व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे व्यापार करने के लिए।
या कि हिंद महासागर से हम व्यापार कैसे करें। कुछ ही समय बाद क्या है, फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए, व्यापारी भी सामने आए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा पुर्तगाली, लिखना बहुत मुश्किल है, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए, और क्या है, सेकेंड आए डच आए, और फिर फ्रांसीसी आए, ऐसे फ्रांसीसी। तो कैसे लिखना बहुत मुश्किल है, फ्रांसीसी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। क्या समस्या थी कि जो ये जो लिखा है मैंने, ये लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है, पेंसिल से ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, पर समझने के लिए चाहिए। मुझे पुर्तगाली डच और फ्रांसीसी जो व्यापार करने के लिए इंडिया आ रहे थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। क्या समस्या थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी, और यूरोप के जो बाजार थे में क्या बनते थे ज्यादा, भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की मांग बहुत थी यूरोप के बाजारों में। इंडिया में जो सूती कपड़े बनते थे और रेशम के शॉल वगैरह जो बनते थे, उसकी मांग बहुत ज्यादा थी यूरोप के बाजारों में, जो अंग्रेज ले जाना चाहते थे यहाँ से, और उसे ऊंचे दामों पर बेचने जाते थे, यहाँ से सस्ते दामों में खरीद के। इनके अलावा क्या था, काली मिर्च और मसाले भी तो थे, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनका भी होता था व्यापार, की भी जबरदस्त मांग थी यूरोप के बाजार में। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी थी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। यानी कि जब प्रतिस्पर्धा होने लगी ना, कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों की थी, और इंग्लैंड से और भी अंग्रेज थे जो व्यापार करना चाहते थे, मतलब जो प्रतिस्पर्धी थे उनके अगेंस्ट थे। तो उससे क्या होता था, अब ये सस्ते दामों पर खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर बेचते थे वहाँ पे, तो जो प्रतिस्पर्धी थे जो उनके अगेंस्ट व्यापार करते थे, तो उससे उन्हें फायदा नहीं तो नुकसान होता था, क्योंकि वो भी अपना माल बेचते होंगे इसीलिए। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था। अब प्रतिस्पर्धी आ गए तो क्या होगा, उनके तो व्यापार ठप हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो क्या उन्हें एक आइडिया आया अंग्रेजों को कि व्यापार करने का एक ही रास्ता है, कि व्यापार हमारा फल फूल सकता है, एक ही रास्ता है उसका, कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे, मतलब जो उनके अगेंस्ट जो व्यापार कर रहे हैं उनको खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब प्रतिस्पर्धियों को रोकेंगे तो लड़ाइयाँ तो होगी ना, कि प्रतिस्पर्धियों कंपनियों को खत्म कर दी, सोचा उन्होंने। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने, कि बाजार पर कब्जा करते हैं, कि व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत हो गई इसकी योजना, कि बाजारों पर कब्जे करने के लिए, मतलब वो सोच रहे थे मेरा माल बिका जाए, दूसरे मेरा माल बिका जाए। तो इस चक्कर में व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती। अब इतनी लड़ाई हो गई थी, जब व्यापार के लिए कंपनी आती थी, कोई भी एक कंपनी आती थी, तो जो दूसरी कंपनी होती थी उसके व्यापार का जहाज डुबो देती थी, ताकि उसका व्यापार हो ना पाए। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। किस लिए चल रहा था ये व्यापार? हथियारों की मदद से चल रहा था। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था।
अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इसका क्या मतलब है कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने के लिए अपनी बस्तियों को किलेबंद कर दिया था अंग्रेजों ने, और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण किलेबंद क्यों कर दिया था, क्योंकि अब व्यापार तो हो नहीं रहा था। अपने व्यापार के मुनाफा कमाने के लिए कि उनको प्रतिस्पर्धियों को रोक रहे हैं, इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों में उनका टकराव हो गया। इस प्रकार जो व्यापार था और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कैसे हुआ। फिर क्या हुआ था कि जब व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया। पहले तो आसान था उनके लिए, माल बेचते थे, माल खरीदते थे भारत से और बेच देते थे जाके। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ये काम, क्योंकि प्रतिस्पर्धी आ गए थे अपना माल बेचने के लिए। अब आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था? बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कहाँ से? हुगली नदी के पास पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ बनी थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, यहीं से व्यापार करते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब इन व्यापारियों को उन जमाने में फैक्टर कहा जाता था। मतलब जो व्यापार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यानी कि इन व्यापारियों को जमान में फैक्टर कहा जाता था जो व्यापार करते थे। इस फैक्ट्री में फेयर हाउस था, वहां जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा करके रखा जाता था कि जो चीजें निर्यात होंगी। यहीं पर उनके दफ्तर होते थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ने लग गया तो कंपनी के अफसर जो सौदागर थे ना, जो माल ले जाके लाते थे, सौदा करते थे, उनको व्यापारियों को क्या कहा? फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए कहा, ताकि उन्हें आसानी हो सामान ले जाने और लाने में, उनका टाइम भी बचे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। तो क्या किया था? 1696 में कंपनी ने किला बनाना शुरू कर दिया था। कंपनी ने क्या किया था? 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। तो जो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली थी। क्या खरीदी? 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। उनमें से एक गांव कौन सा था? कालीकटा। क्या था? कालीकटा, जिसे कहते थे कालीकटा, जो बाद में कलकत्ता बना। क्या बना? कलकत्ता। आज इसे हम क्या कहते हैं? कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब था जब, तो इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क मतलब बिना राजस्व चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कि औरंगजेब उन्हें टैक्स ना देने को कहे और वो अपना व्यापार बिना टैक्स के ही कर सके। तो औरंगजेब ने शायद इस बात को मान लिया होगा। देखते हैं आगे क्या था। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? रियायतें हासिल करने में लगी हुई थी, मतलब फायदा कहाँ से मिल रहा है? पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क
मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। उदाहरण के लिए औरंगजेब जो था, ये फरमान से औरंगजेब के सामने जो फरमान रखा था कंपनी ने कि उन्हें टैक्स न देना पड़े, तो केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार था। इससे क्या हुआ था, उस कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलना था। तो कंपनी ये चाहती थी कि हमें ही शुल्क ना देना पड़े, मतलब टैक्स ना देना पड़े। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर काम करते थे, व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। तो इससे क्या होगा, वो तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भी राजस्व नहीं देंगे। जिससे क्या था, बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, उन्होंने देना बंद कर दिया। ऐसे में भला बंगाल के नवाब जो मुर्शीद कुली खान थे, विरोध ना क्यों न करते। जब कंपनी ने मना कर दिया, फरमान जारी किया कि औरंगजेब को कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, तो क्या वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए कहा था, क्योंकि उस फरमान में सिर्फ अंग्रेजों के लिए लिखा था। जो अंग्रेज कंपनी थी, उसके जो निजी अफसर थे, उन्होंने भी क्या किया, टैक्स देने से इनकार कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, कंपनी टैक्स नहीं दे रही। तो उससे क्या हुआ, जो राजस्व टैक्स देना था, जो टैक्स वसूल होता था, वो बहुत कम हो गया। तो फिर जो वहाँ का राजा था, कौन था, नवाब मुर्शीद कुली खान, वो बड़े नाराज हो गए, उन्होंने विरोध किया इस बात का। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं, जैसे कि चित्र 3 में मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाए गए चित्र 1867 का चित्र है। विलियम सिम्पसन ने बनाए थे। जहाजों से व्यापार होता है ना, दिख रहा होगा सामान आना है। अब जो हमने इतना पढ़ा, उसके जो मैं आपको कीवर्ड्स बता दी ताकि आपको सिंपल से याद हो जाए। सबसे पहले क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, जो रानी एलिजाबेथ थी, थोड़ा मोटा ले लेती हूँ समझ आ जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मतलब जो अंग्रेज क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वहाँ पे जो रानी थी उस समय पे 1600 ईस्वी में, कौन थी, महारानी रानी एलिजाबेथ थी रानी। उन्होंने क्या किया, से कंपनी ने इजाजतनामा लिया व्यापार के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने रानी एलिजाबेथ, उनकी महारानी थी, उनसे इजाजतनामा मांगा, चार्टर जो मैंने खोजा था व्यापार के लिए, जिसमें से ये लिखा था कि उन्हें ही व्यापार करने का अधिकार हो और उनके प्रतिस्पर्धी कोई ना व्यापार कर सके। तो फिर उसके बाद कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। पुर्तगाली था, वास्को डी गामा था, जो पहला समुद्री, उसने व्यापार का रास्ता खोज निकाला, समुद्री रास्ता खोज निकाला, समुद्री मार्ग भारत आने का। फिर क्या आए थे, डच। फिर कौन सा आए थे, फ्रांस से। फिर क्या, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सारी कंपनियां एक जैसी थी। सारी कंपनियां क्या थी, एक जैसा सामान का वो चाहती थी, एक जैसी चीजों की मांग करती थी सारी कंपनियां। अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो और थी, अगर सारी कंपनी एक जैसी चीजों की मांग करती थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी कंपनी थी, जो उसके साथ जो इंग्लैंड की और भी कंपनियां थी, तो क्या था, जो सूती कपड़ा था, रेशम था, काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची थी और दालचीनी। और फिर क्या था, बढ़ती प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ, मुनाफा घटता था। क्या था, मुनाफा घट जाता था। पहली बढ़ती प्रतिस्पर्धा मतलब आपस में कंपैरिजन होता था, क्या होता है, उससे मुनाफा घट जाता था। फिर क्या था, पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी, वो क्या थी, 1651 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। 1696 में एक किला भी बनाया था। 2 साल बाद 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। उसमें से कौन सा, एक राजधानी क्या थी, कोलकाता थी इसमें से। उसके बाद कौन थे, मुर्शीद कुली खान बने थे नवाब। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। आगे चलते हैं, व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक। अठारहवीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। इसका क्या मतलब, 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे, जो उनका टकराव आपस में, उनमें लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई थी, काफी टकराव हो गया था। तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब मर गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, बंगाल के जो नवाब थे अपनी ताकत दिखाने लगे थे कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। उस समय फिर क्या हुआ, दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना, अलीवर्दी खान नवाब बने, और उसके बाद बने थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब बने थे। सब अपनी ताकतें दिखा रहे थे, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था, कंपनी को अधिकार देने से मना कर दिया था उन्होंने। वही अधिकार जो टैक्स के लिए परमिशन चाहते थे कि हमें टैक्स ना देना पड़े और हम व्यापार ऐसे ही कर पाए, उन्हें फायदा हो। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। जो नवाब बना था, मुर्शीद कुली खान बना था शायद, अली, हाँ, तो उन्होंने जो भी राजा बने थे, नवाब बने थे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या मांगे थे, कंपनी से नजराने मांगे थे, अगर राजस्व ना देना पड़े तो नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया था। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था नवाबों ने, लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, जैसे कहा इसने नवाबों ने, और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है कि वो राजस्व नहीं दे रहे, इसलिए कंपनी राजस्व नहीं देती, इसलिए वो कमजोर होते जा रही नवाब। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार ही नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों पर उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। राजस्व नहीं देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी उनके अफसरों के खिलाफ, नवाबों के, और नवाबों के अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब आपने देखा कठपुतली क्या होती है, ये रॉबर्ट क्लाइव है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन इंसान थे, उसे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो काम कर रहे थे, वो रॉबर्ट क्लाइव, ये वो थे। अब से कठपुतली क्या उसे कहते हैं कि कठपुतली कौन होती है, कठपुतली किसे कहते हैं, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। कहते हैं जो किसी के इशारों पर नाचता है, तो कठपुतली है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी क्या कहती थी कि स्थानीय अधिकारियों की जो बेतुकी मांगे है ना, ये जो वो नजराने नहीं देंगे, और क्या था यहाँ पे पकड़ा था हमने, कि सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया था वो अंग्रेजों को, किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया था। तो कंपनी ने कहा ये जो स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से उनका व्यापार तबाह हो रहा है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, वही टैक्स हटा ले। तो कंपनी टैक्स देने को तैयार ही नहीं थी। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते हुए अंततः इस टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ये क्या हुआ था, ये टकराव हुआ, उसमें क्या हुआ था, अंततः ये किसमें, ये गंभीर हो गया था, ये टकराव, जो ये लड़ाइयाँ हो गई थी आपस में नवाबों की और अंग्रेजों की, ये बहुत गंभीर होती गई। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। अब इसके जो कीवर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। 18वीं सदी में क्या हुआ था, 18वीं सदी में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव हुआ था। फिर औरंगजेब जो था वो, उसके बाद कौन बना था नवाब, मुर्शीद कुली खान। फिर क्या बना था, अलीवर्दी खान बने थे नवाब। फिर कौन नवाब बने थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। फिर उसके बाद क्या था, नवाबों ने कंपनी से रियासतें मांगी थी, फिर कंपनी ने रियासत देने से मना कर दिया था। फिर क्या हुआ था, उसके परिणाम से क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो प्लासी, पहले क्या बोलते थे? प्लासी बोलते थे, फिर क्या बोलने लगे? उसको प्लासी को प्लासी बोलने लगे। लिखा है ना यहाँ पे प्लासी, प्लासी। उसके बाद क्या कहना, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? प्लासी। किसने नाम रखा था? अंग्रेजों ने प्लासी कह दिया, क्योंकि क्या होता था? प्लास में के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था। प्लासी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह के नाम पर पड़ा है नाम प्लासी, क्योंकि यहाँ पे एक लाल रंग के फूल मिलते थे, उससे गुलाल बनाया जाता था, जो होली पर प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद क्या था? प्लासी का युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1756 में। क्या हुआ था? 1756 में। 1756 में अलीवर्दीन खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। कौन बने थे 1756 में? अलीवर्दीन खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। आखिरी नवाब के शायद। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक जैसा कठपुतली नवाब चाहती थी। सिराजुद्दौला की जगह जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि एक ऐसा कठपुतली नवाब मिले जो उनके इशारों पर नाचे। जो कंपनी कहे कि हम राजस्व नहीं देना, तो वो राजस्व ना ले। पर जो और जो नवाब बन रहे थे, पर वो क्या थे? वो अंग्रेजों के साथ नहीं देते थे। कभी ना कभी वो उनके विरुद्ध चले जाते थे, क्योंकि उन्हें प्रजा का भी साथ देना था, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया। तो क्या क्या कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कि कंपनी ने सोचा कि उन्हें ऐसा कोई कठपुतली नवाब मिले जो उनकी सारी बातों को माने, उनको सुख सुविधाएं दे, अन्य सुविधाएं दे, रियायतें दे, व्यापारी की उनसे फायदा हो सके व्यापार में उन्हें। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी है ना, मतलब जो उसके जो वो क्या बोलते प्रजा के लोग हैं, उनमें से किसी एक को वो नवाब बना दे। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली इस चीज में। उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला के जो नीचे जो काम करते हैं उनमें से किसी को एक वो बना दे, नवाब बना दे। प्रतिद्वंदी मतलब उनके अपोजिट। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि अंग्रेजी लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो क्या बोला उन्होंने कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। तो सिराजुद्दौला को पता लगा कि ऐसी बात है, तो उन्होंने कंपनी अंग्रेजों से कहा कि वो उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, अपने काम से मतलब रखें, किलेबंदी रोके। ऐसा बोला सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से। बकायदा राजस्व दे। अब बताया आपको कि अंग्रेज तो राजस्व देना नहीं चाहते थे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होते, इसका मतलब नवाब अपनी बात को मनवाने को अड़ा था और अंग्रेज अपनी बात कर रहे थे कि हम राजस्व देंगे। तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब दोनों अड़े हुए थे अपनी बात पर, तो क्या हुआ? जो वो था नवाब था, उसने क्या किया? 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था। नवाब की जो फौज थी उसने क्या कि कंपनी के जो अफसर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गोदाम थे जो उनके अंग्रेजों के, उस पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। मतलब इसके बाद क्या किया? नवाब ने कंपनी का जो कलकत्ता स्थित जो किला बनाया था उस पर कब्जे करने के लिए चले गए। फिर क्या हुआ? कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात
कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। फिर क्या हुआ, तो पता लगा कि कलकत्ता में स्थित उनका जो किला है अंग्रेजों का, उस पर भी, कंपनी का जो किला है उस पर भी जो नवाब है अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं, जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने भी अपनी सेनाओं को लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेज दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। नौसेना होती है, नौकाएं होती है, उसकी मदद भी मिल रही थी अंग्रेजों को। इसके बाद क्या हुआ, नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सौदेबाजी चलती रही आपस में इन चीजों के खिलाफ। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव थे और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया उन्होंने। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी था। यानी कि उनकी हार कैसे हुई सिराजुद्दौला की, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका जो एक सेनापति था वो उनके अगेंस्ट था। उन्होंने चुगलियां कर दी थी, किससे, अंग्रेजों से। अंग्रेज तो ऐसा करना ही चाहते थे, उसके किसी प्रतिद्वंदी को ढूंढ ही रहे थे उसको नवाब बना सके, तो उन्होंने ढूंढ लिया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, मतलब उसके अगेंस्ट हो गए थे ये सिराजुद्दौला की, जो मीर जाफर था। साथ देना था तो साथ नहीं दिया, अंग्रेजों की बातों में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, इसलिए उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। चित्र 5 में है ये महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ये सिराजुद्दौला का चित्र है, राइटिंग। आगे चलते हैं, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोच कर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टेलिंग की आबादी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये तो ऐसे ही है, इसे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे था नवाब की शिकायत। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। ये करने आए थे अंग्रेज भारत में, छोटी सी जमीन चाहिए थी उन्हें बस व्यापार करने के लिए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला अंग्रेजों ने। इसके चारों ओर गड्ढे बना दिए और जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। तब आगे क्या हुआ था प्लासी के युद्ध में? प्लासी की जंग इसलिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। शासन तो करना चाहती नहीं थी कंपनी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, मतलब उनका व्यापार हो जाए बस, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत है। तो यही सोचते थे कंपनी ये सोचती थी कि सिर्फ व्यापार फैलाना है हमारा उद्देश्य, तो किसी
यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई की हो सकता है, तो किसी राज्य को कब्जे में लेने की क्या जरूरत है, ये सोचते थे वो कंपनी के लोग, मतलब अंग्रेजी लोग जो थे। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि नवाब तो सारी बातें मानते नहीं थे। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी तो क्या था, तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया था तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया था। जब मीर कासिम परेशान करने लगा था, बार बार कोई ना कोई परेशान कर रहा था, सारे नवाब परेशान कर रहे थे अंग्रेजों को। जब मीर कासिम ने परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तो उसको भी हराना पड़ा अंग्रेजों को। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारी जरूरतों और अन्य खर्चा को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। यानी कि मीर जाफर जब मर गया तो क्या हुआ? कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए, जब देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि कंपनी के साथ, जब कठपुतली नवाबों के साथ उनके अनुभव खराब ही रहे हैं, मतलब उनकी बात तो मानते ही नहीं है, पूरी की पूरी बात तो मानते ही नहीं थे कठपुतली नवाब भी। तो फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, खुद ही। जब उन्होंने क्या किया, पूरा शासन कर दिया था, भारत के शासन कर दिया था। अब ये नीचे ये पॉइंट रहता, मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया गया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। आखिरकार फिर क्या हुआ? 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। 1765 में क्या हुआ? मुगल सम्राट थे जो कि कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, नवाब बना दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। फिर जब दीवानी मिल गई कंपनी को तो क्या हुआ? उसके पास सारे संसाधन उनके हाथों में आ गए अंग्रेजों के। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या तो हल हो गई थी। क्या समस्या? बार बार उन्हें नवाब से मांगनी पड़ती थी कि राजस्व ना दे, अब उन्हें खुद ही वो राजा बन गए। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी, इंग्लैंड से सोना चांदी के बदले चीजें खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही अंग्रेजों के पास, क्योंकि वो राजा बन गए थे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा भी खरीद सकती थी। अब कंपनी के पास बहुत पैसा आ गया था और अपनी फौजों को संभाल भी सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। मतलब ऑल ऑफ यही इसका मतलब है कि वो सारे काम खर्चे वर्चे जो भी थे वो उठा सकती थी। पहले क्या था, उन्हें कठपुतली नवाब के नीचे बार बार बोलना पड़ता था कि हमें राजस्व ना वसूल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब वो खुद ही नवाब बन गए तो वो अपने सारे खर्चे वर्चे सब उठा लेते थे खुद ही अंग्रेज।
तो इसको जो इसके कीवर्ड से मैं आपको बता देती हूँ इजी से, आसानी से। 1756 में क्या हुआ था, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान बने थे। उसके बाद कौन बने थे, सिराजुद्दौला। कौन था शक्तिशाली शासक था, सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक कौन था, सिराजुद्दौला था। सबसे ज्यादा तो पता है आपको औरंगजेब था, उसके बाद सिराजुद्दौला जो लास्ट था। फिर कंपनी आई। कंपनी क्या चाहती थी, टैक्स देना नहीं चाहती थी, मैंने आपको बताया। फिर कंपनी ने क्या किया, सिराजुद्दौला था वो कंपनी को टैक्स देने से उसने मना कर दिया। फिर सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था और कंपनी के अफसर को गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि वो टैक्स देने को मना कर रहे थे ना। हथियार छीन लिए, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज जहाजों को घेर लिया था। फिर कंपनी ने इस चीज का विरोध किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो नवाब के साथ सौदेबाजी की। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो थे अंग्रेजों के, ने कंपनी का नेतृत्व किया और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला की फिर हार हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि जो मीर जाफर था, वो जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी की जीत हुई, प्लासी के युद्ध में हुई थी कंपनी की जीत। तो कंपनी का उद्देश्य क्या था, व्यापार को सिर्फ फैलाना था। वो पहले अधिकार स्थापित नहीं करना चाहती, सबसे पहले चाहती व्यापार फैलाना, बस टैक्स न देना पड़ेगा। मीर जाफर, उसके बाद मीर जाफर के बाद कौन बना, नवाब मीर कासिम बना। फिर मीर कासिम बना, उसने कोई बात नहीं मानी अंग्रेजों की, तो बक्सर की लड़ाई में उसे हरा दिया अंग्रेजों ने। फिर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया अंग्रेजों ने बादशाह। 1765 में फिर मीर जाफर की मृत्यु हो गई। फिर किसे बनाया अंग्रेजों ने, अब तो कोई बचा नहीं था, तो वो खुद ही उन्होंने सोचा कि कठपुतली नवाबों के बस की तो कुछ है नहीं, वो तो हमारी बात मानते नहीं है, हमें संसाधन देते नहीं है कोई भी काम करने के लिए, तो हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो वो खुद ही उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को, उन्होंने दीवानी हासिल कर ली। तो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अभी हमने आधा ही पढ़ा है, ये आगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।